हेलो मित्र, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। देखिए मित्र, इसके पहले मैंने जो चर्चा किया था वह वार्षिक वित्तीय वितरण को लेकर चर्चा किया था और उससे संबंधित जो अनुच्छेद थे उन सारे अनुच्छेदों के भी बारे में मैंने चर्चा किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने वो टॉपिक पढ़ाते समय आपसे मैंने ये कहा था कि जो संसदीय समितियां हैं उसका संबंध बजट से काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, वो समितियां भी काफ़ी ज़्यादा बजट से कोरिलेटेड हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो संसदीय समितियां से होने वाली है। तो आइए संसदीय समितियों के बारे में हम समझते हैं और बजट से इसका किस तरीके से कोरिलेटेड है उस बिंदुओं पर चर्चा हम करते हैं। ठीक है। देखिए मित्र, संसदीय समितियां, अगर हम संसदीय समितियां की बात करें तो आपके मन में कई सवाल उत्पन्न होते होंगे कि आखिर में ये संसदीय समितियां होती क्या हैं। पहला पॉइंट, संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती हैं। तो आप को इसको देखना है कि जो संसदीय समितियां हैं, जो संसदीय समितियां हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या तो ये क्या है पहला, और दूसरा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखेंगे, और संसदीय समितियां के प्रकार देखेंगे। और इस प्रकार में दो प्रकार की समितियों पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें एक अस्थायी समिति है और एक अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति है। क्लियर। अस्थायी समिति की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 45 है, और इस 45 में कुछ संयुक्त समिति हैं। तो संयुक्त समिति यानी कि संयुक्त समिति का मतलब जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं, उनकी संख्या 24 है, और शेष राज्यसभा के 9 हैं और लोकसभा के शेष जितने भी बचेंगे 16 लोकसभा के हैं। यानी कि 16 समितियां ऐसी हैं जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य हैं, और 9 समितियां ऐसी हैं जिसमें राज्यसभा के सदस्य हैं, और 24 समितियां ऐसी हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं। और अस्थायी समिति, दो प्रकार की अस्थायी समिति है, एक संयुक्त प्रवर और एक प्रवर समिति। प्रवर में जिसमें 60 सदस्य 30-30 हैं, और संयुक्त प्रवर लोकसभा और राज्यसभा इसमें 30 और इसमें 45 सदस्य हैं। ठीक है। ये दो प्रकार की अस्थायी समिति होती है, एक संयुक्त एक प्रवर। और ये अस्थायी समितियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें संयुक्त में 24 होती हैं और राज्यसभा केवल 9। और इन संयुक्त समिति में अगर हम देखें तो एक समिति बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो है, इस लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और इसमें एक समिति 16 समितियों में जो केवल सिंगल है, इसमें एक है प्राक्कलन समिति। एक की मैं बात करता हूँ, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति जो है, इस प्राक्कलन समिति में लोकसभा के केवल 30 सदस्य हैं, जिसको मुझे आगे इसी पर डिटेल से चर्चा करनी है, और जिसका संबंध किससे है, बजट से है। क्लियर। इसके अलावा अन्य और कई समितियां हैं, जैसे विभागीय समितियां
भी हैं, अन्वेषण समितियां भी हैं, जांच समितियां भी हैं, ढेर सारी समितियां हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम देखें तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और संयुक्त और प्रवर जैसे समितियों के बारे में चर्चा होती है। अब आते हैं हम समिति के बारे में कहते हैं। देखिए समितियां क्या हैं? समितियां देखिए ये एक प्रकार के कुछ फिक्स समय के लिए होते हैं और इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसके उद्देश्य पर गठित करती है। निश्चित उद्देश्य होता है और उद्देश्य होने के बाद, उद्देश्य होने के बाद या पूर्ण होने के बाद, उद्देश्य पूर्ण होने के बाद इस समिति को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समझते हैं। देखिए मित्र, आपके भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए काम भी बहुत ज़्यादा है, जबकि संसद में जो मेंबर हैं वो उतने मात्रा में नहीं है या उतने अनुपात में नहीं है जितने अनुपात में भारत की जनसंख्या है और उसके समन्वय के लिए या कार्यों को संचालित करने के लिए जितने अधिक कार्य हैं। और सारे कार्यों की चर्चा तो संसद के मेंबर तो कर नहीं सकते हैं और न तो ज़्यादा संसद में सदस्य रखे जा सकते हैं। प्रॉब्लम है सबसे बड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या को लेकर। तो इसके विकल्प में क्या हुआ? उत्तर भारत दक्षिण भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तो कार्यों को तो नहीं रोका जा सकता ना। तो सदस्यों की संख्या अगर आप संसद में नहीं बढ़ा सकते हो तो उसके विकल्प में कार्यों के निपटाने के लिए, बोझ को कम करने के लिए समितियों का क्या किया गया? गठन किया गया, जो अन्य कार्यों पर अपना विचार और विमर्श कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों के ध्यान में रखकर समितियों का गठन किया गया और आवश्यकता भी इसी वजह से पड़ी। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब इस संसद में समितियों में लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अस्थायी समिति में आपने देखा लोक लेखा समिति। तो आइए लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा करते हैं। इसको मिटाता हूं, फिर इसके बाद चीज़ों को समझता हूं। देखिए, अब इन सब को आप नोट कर लीजिएगा किसमें कितने सदस्य होते हैं, फिर एक एक करके हम चीज़ों को चर्चा करते हैं और बहुत धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। आइए लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या है, इसके बारे में कई पॉइंट बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोक लेखा समिति है, जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। आपने ये देखा। तो इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या आपको बताना होगा 22, जिनमें कि लोकसभा के कितने? तो 15, राज्यसभा के कितने? तो 7। अब अगला, इन सदस्यों का चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, यह ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, इसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष? लोक लेखा, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है।
विपक्षी दल का नेता होता है, यह ध्यान रखना। और यह कब से लागू हुआ? 1967 से लागू हुआ। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट यह है, इन सदस्यों में कोई मंत्री नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यह भी ध्यान रखना। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। और इनका कार्य, अब देखिए, इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये तो लोक लेखा से समिति से संबंधित ये इंपॉर्टेंट कार्य थे। अब यहीं से लोक लेखा समिति को आप जोड़िए, कहाँ से? बजट वाले पोर्शन से, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वार्षिक वित्तीय वितरण में आपको बताया था। अब आइए, लोक लेखा समिति के कार्य ये तो हो गए। अब इनके कार्य क्या हैं, नोट कर लिए होंगे ना। अब इनके कार्य देखिए, अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो कार्य भी देख लेते हैं। लोक लेखा समिति का कार्य देखिए, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। आपने देखा था कि वित्त मंत्री जो होता है, जो वित्त मंत्री होता है, और संसद के बजट संबंधित प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद पर रखवाता है। या तो ये कार्य बजट के प्रस्ताव के संदर्भ में है। दूसरा, ये बजट जब पास कराने की प्रोसेस होती तब, लेकिन जब बजट पास होकर चला जाता है तो जो पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे पर जितने पैसे खर्च होते हैं, जो पैसा योजना के लिए लगाया गया, ध्यान से सुनिएगा, जो पैसा बजट के माध्यम से योजना या योजनाओं में व्यय किया गया, उस अनुपात की जांच कैग करता है। कौन करता है? कैग। बोले तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक पैसे की जांच करता है, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद के समक्ष रखता है। एक बार पास करवाने में वित्त मंत्री और दोबारा रखवाने में कौन? कैग रखता है। ठीक है, अब ये रखता है, लेकिन कैग कहीं मिल न गया हो, इस बात की डर से भी संसद क्या करती है, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसके नियुक्ति करने में मंत्रिपरिषद की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है। और योजनाओं पे पैसा खर्च करने का किसका दायित्व होता है? मंत्रालय को होता है। तो उससे पारदर्शिता लाने के लिए जो संसद है, ध्यान से सुनिएगा, संसद क्या करती है कि जो कैग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसकी जांच के लिए लोक लेखा समिति का क्या करती है? गठन करती है। तो लोक लेखा समिति का कार्य यही होता है कि कैग के द्वारा जो व्यय के पैसे का आकलन, जो व्यय के पैसे का लेखा जोखा किया गया है, उसको जांच करना, यानी कि ये नियंत्रण करने का कार्य करता है।
नियंत्रण का मतलब कि घूसखोरी को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नियंत्रण करने के लिए कितना बढ़िया बताया गया है। पहली चीज़, कोई मंत्री का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो अध्यक्ष होना चाहिए वो विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। और विपक्षी दल का अगर नेता होगा तो वो कैसे, वो तो सरकार की आलोचना तो करने का पूरा प्रयास करेगा ना। उसकी भी अपनी टीम होगी, उसकी भी अपनी जांच कमेटियां होगी कि सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए गए हैं वो सही दिशा में, सही माप में खर्च किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। इस बात का आकलन कैग करेगा। लेकिन कैग अपने आप में स्वायत्त नहीं है। इस बात का प्रश्न कहीं न कहीं लोक लेखा समिति के गठन किए जाने पर इस औचित्य पर सवाल उठाता है। और इतना जटिल प्रक्रिया क्यों? यह प्रक्रिया सारी किसके लिए? जनता के लिए। यह प्रक्रिया ही अपने आप में बता देती है कि जनता संप्रभुत्व है। जनता के द्वारा जो आप पैसा लेते हो वो पैसा जनता के लिए ही होना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और होना चाहिए तो उसके पद के अनुसार जो भूमिकाओं का निर्वहन करता है सिर्फ उस मात्रा तक होना चाहिए। उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको पैसा मिलना चाहिए, न कि अवैध तरीके से। क्लियर? इसलिए इस प्रक्रिया को इतनी जटिल बनाया गया है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, संबंध है कि नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इसका भी संबंध बजट से है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट समिति और है जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने इसमें सदस्यों की संख्या बता दिया है, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 होती है। अब जरा समझ लेते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में जरा सुन लीजिए। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, पहला। दूसरा, इसमें कोई मंत्री का सदस्य नहीं होता है, मंत्री का सदस्य नहीं। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो नेता होता है, जो नेता का मतलब जो अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ का होता है। सत्तारूढ़ का मतलब सत्ता पक्ष। और सत्ता पक्ष में अगर 272 सीट लोग पा जाते हैं तो 272 में कोई मंत्री सभी तो नहीं बनते हैं ना। सत्तारूढ़ में कोई सांसद रहा, अब उसी को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर? अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है, मेन कार्य इसका होता है कि जो बजट में योजनाओं के व्यय की बात की गई है उसका आकलन करना। अब आकलन कैसे? आप देख रहे हैं कि वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद नंबर 112 को वित्त मंत्री राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद में रखा और संसद ने एक समिति का गठन किया, प्राक्कलन, और उसका कार्य है इस चीज पर विचार करना। इस चीज पर क्या करना? विचार करना। अब वो विचार करेगी कि सही है कि गलत है, कितना है, कैसे है, इस सब पर विचार करेगी। और फिर इसके विचार हो जाने के बाद अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो संसद में चर्चा होता है, बहस होती है, मतदान होता है। ध्यान रखिएगा, संसद में भी जो मतदान होता है, दो तरीके के मतदान होता है। व्यय पे, यहाँ पे व्यय पे मतदान। भारित संचित निधि पर जो भारित व्यय है
संचित भारित व्यय पे मतदान नहीं होता है, मतदान नहीं होता है, यहाँ पे चर्चा होता है। मतदान किस पर होगा? मतदान जो योजनाओं में पैसे खर्च किए जाते हैं या अन्य सेवाओं में जो पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर मतदान होगा। बाकी भारित संचित निधि के आधार पर जो व्यय होते हैं उस पर मतदान नहीं होता है, उस पर चर्चा होगी। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश के, अन्य न्यायाधीश के वेतन। तो कुछ ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जिनके वेतन के लिए जो पैसा व्यय किया जाता है उस पर मतदान नहीं होता है, उस पर सिर्फ चर्चा होती है। मतदान योजनाओं पर व अन्य छोटे सेवाओं पर कर्मचारियों के लिए किया जाता है। क्लियर? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और संसद जो वित्त मंत्री रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उस पर जांच करने के लिए प्राक्कलन समिति का क्या करता है? गठन करता है। क्लियर? तो लोक लेखा और प्राक्कलन समिति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इन दोनों समिति को जुड़वा बहनें के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि जुड़वा बहनें किन दो समितियों को कहा जाता है। अब एक छोटा सा ये है, एक आपने एक समिति और देखा था, अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में जो आपने देखा उसमें अस्थायी समिति, और अस्थायी समिति में मैंने बताया था कि इसमें संयुक्त और प्रवर समितियां होती। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो बोफोर्स या जो स्टॉक मार्केट या अन्य जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं इससे संबंधित या और अन्य जो घोटाले होते हैं उन घोटाले की जांच करना। ठीक है? उन घोटाले की जांच करना। और ये भी क्या है, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जो घोटाले होते हैं वो क्या है, एक तरीके से कालाबाजारी तो ही है। सब घोटाला कर जाते हैं और घोटाला भ्रष्टाचार को बहुत जन्म देता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 29 बी और सी का, अनुच्छेद नंबर बी और सी का क्या होता है? उल्लंघन हो जाता है। 39 बी और सी का क्या हो जाता है? उल्लंघन होता है। और जब उल्लंघन होगा तो इन घोटालों के माध्यम से होगा, और जब घोटाले होंगे तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से संसदीय समितियां, और देखिए कुछ समिति जैसे छोटे मोटे समिति हैं, अन्वेषण समिति है, सेवा समिति है, ये सारे समितियां हैं। विभागीय समितियां हैं। विभागीय समितियां का मतलब बहुत सारे ऐसे समितियां बनाई गई हैं संसद में, छोटे मोटे करके बहुत सारी समितियां हैं। और ये समितियां का कार्य है कि अपने अपने विभागों से संबंधित, मंत्रालयों से संबंधित जो पैसे व्यय हैं हो रहे हैं उसकी भी ये जांच करते रहते हैं, ये भी नियंत्रण स्थापित करते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा समिति का कहीं ना कहीं बजट पे बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित होता है। केवल बजट संबंधी इनका नियंत्रण स्थापित नहीं होता है, बल्कि इतने बड़े पॉपुलेशन में इतने कम संसद के सदस्यों के संख्या में ये अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं मदद के रूप में। भले ये संसद के मेंबर नहीं होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन संसद के सदस्यों के रूप में, मेंबर का मतलब कि बहुत सारे ऐसे सदस्य संसद के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये कार्य संसद से सदस्य भी कम नहीं करते हैं। क्लियर? संसद के सदस्य के सदस्यों में, संसद के समितियों में संसद के सदस्य भी आ सकते हैं और गैर सदस्य भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। और इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। और उसके मूल पीछे वजह क्या है कि संसद के सदस्यों की संख्या पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में न होना। और न होने के पीछे मूल कारण क्या है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्याओं में विविधता को लेकर।
ठीक है। तो मित्र, इसी के साथ मैं ये वीडियो समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।